आज हम देखने वाले हैं इसमें कविता क्या है, निबंध के बारे में। यहाँ पर मुख्य अंश रखे गए हैं, उन्हीं मुख्य अंशों के आधार पर हम इस निबंध को थोड़ा-सा देखने की कोशिश करेंगे कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको इस निबंध से देखनी है। पहली चीज़ तो आप अपने दिमाग में ये रखें कि जो आपके स्थापना और तर्क वाले प्रश्न हैं देखना, उनको करने के लिए आपके पास इस निबंध को पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है देखना मतलब। अगर आप स्थापना और तर्क वाले प्रश्न देख रहे हैं, तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है? यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप ये देखें कि काव्य को लेकर के, खासकर जो साहित्य शास्त्र में भी आपके काम आने वाली चीज़ें हैं, वो भी इसी निबंध से आपको बहुत सारी चीज़ें आज क्लियर हो जाएँगी कि कौन-कौन सी पंक्तियाँ हैं जो इन्होंने इस निबंध के दौरान या इस निबंध की रचना में कही हैं, ठीक है? पूरा का पूरा निबंध वैसे नहीं पढ़ा जा सकता, ये लगभग 45 पेजेज़ का निबंध है देखना, तो अगर आपके पास कभी टाइम है तो उसको देख लेना। मैंने वैसे तो पूरा इसको देखा है ऊपर से आज, ऊपर से का मतलब है कि जब इस क्लास को मैं बना रहा था तो पूरा एक साथ इसको पढ़ लिया, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप भी पढ़िए, नहीं आपके पास टाइम तो फिर क्लास को ज़रूर देखना और बाद में जो भी आपके पास सोर्सेज़ हैं, वहाँ से इसको ज़रूर देखिए। ये निबंध आपके काम का हो सकता है, ठीक है? अब नाम से ही पता चल रहा है कविता क्या है, यानी कि ये आपसे कुछ सवाल कर रहा है। सवाल करने के पश्चात हमारे मन में कुछ विचार उत्पन्न हो रहे हैं और उन विचार उत्पन्न होने पर कौन-कौन सी चीज़ें जैसे हमारे मन में आती हैं कविता को लेकर के, वो सारी हैं। तो यहाँ से कहने का मतलब क्या है कि इस निबंध के शीर्षक को पढ़ते ही हमारे सामने एक जो चीज़ है जो स्पष्ट हो जाती है कि ये किस प्रकार का निबंध है, ये इनका वैचारिक निबंध है। ये बात आपने ज़रूर ध्यान रख लेनी है कि किस प्रकार का निबंध माना जाएगा ये वैचारिक निबंध माना जाएगा या फिर जिसमें कविता के जो सिद्धांत हैं, उनको लेकर के बात की गई है, इसलिए हम इसे वैचारिक सैद्धांतिक ग्रंथ की श्रेणी में रखेंगे। ग्रंथ नहीं बोलेंगे, सैद्धांतिक जो आपका निबंध कहेंगे, ठीक है? या फिर वैचारिक निबंध कहेंगे, ठीक है? तो इसको आप ध्यान में एक बार ज़रूर लग रखना कि किस तरीके के जो किस तरीके का निबंध है, कविता क्या है? तो वैचारिक या फिर आप इसको सैद्धांतिक ग्रंथ नाम सैद्धांतिक निबंध नाम देंगे। इस बात को याद रखना है आपको। किसका है ये ग्रंथ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये आप सब लोग जानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है हिंदी साहित्य के इतिहास में। ये एक निबंधकार के रूप में और एक समीक्षक के रूप में और एक साहित्य इतिहासकार के रूप में हिंदी साहित्य जगत में जो है वो अ, रहे हैं। ठीक है? ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिए कि शुक्ल क्या थे? साहित्य इतिहासकार सबसे पहले रहे, उसके बाद निबंधकार हैं और फिर आपको याद रख लेना है कि एक सफल आलोचक या समीक्षक भी ये माने जाते हैं। इसी के चलते इन्हें हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज और मुनि मार्ग का हिमायती भी कहा जाता है। ये शुरुआत में ही हमने देख लिया था जब हमने हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो पढ़ा था। साथ ही साथ याद रख लेना कि इन्होंने इनका जो निबंध संग्रह रहे हैं देखना वो किस-किस नाम से है, चिंतामणि भाग 1, भाग 2 के नाम से इन्होंने अपने ग्रंथों को रखा। लेकिन शुरुआत में इनके जो चिंतामणि भाग 1 और भाग जो 2 थे, ये नाम ना देकर इसे विचार विथि नाम दिया गया। ये बात भी आप इन्हें इनके बारे में याद रखिए। अगर ऐसा प्रश्न आए कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, इन्होंने कितने प्रकार के निबंधों की रचना की है, तो याद रख लेना 3 प्रकार के इसने निबंध लिखे हैं। एक तो हमारे जो मनोविकार हैं, ठीक है? उनसे रिलेटेड इसको याद रख लेना, मनोविकार से संबंधित। दूसरे जो इनके निबंध रहे हैं देखना, वो जो सैद्धांतिक हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, सैद्धांतिक। और तीसरी चीज़ आपको इनसे याद रख लेनी है कि अ, व्यावहारिक भी इन्होंने कुछ लिखे। तो ऐसा नहीं है देखना कि इन्होंने केवल और केवल सैद्धांतिक ही लिखे, व्यावहारिकता में भी रहे। जब हम हिंदी आलोचना की बात पीजीटी की क्लासेस में कर रहे थे देखना, वहाँ पर हमने इन चीज़ों को जाना था कि भई जो आपके अ, व्यावहारिक आलोचना और सैद्धांतिक आलोचना 2 प्रकार की रहती है। देखना आलोचना के 2 ये पक्ष हैं, व्यावहारिक और सैद्धांतिक। तो इन्होंने ना सिर्फ सिद्धांत ही सिद्धांत दिए, बल्कि व्यावहारिकता में भी कुछ चीज़ें हैं जिन पर इन्होंने फ़ोकस किया। ये बात आप ध्यान में रखिए। तो तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं देखना। मनोविकार यानी कि हमारे मन से संबंधित निबंधों को भी रखा इन्होंने। जो आपका सिद्धांत है कि नियम आप जिसको कह सकते हैं, विचार जिसको कह सकते हैं, उससे संबंधित भी इन्होंने लिखा और हमारे जो व्यावहारिक पक्ष हैं, ठीक है? कि विचार को
किस तरीके से हम व्यवहारिकता में ला सकते हैं, इस पर भी इन्होंने बात कही है। अब कई बार ये काम आपके लिए रहेगा देखना, थोड़ा-सा रिसर्च खुद कीजिएगा कि कौन से इनके मनोविकार से संबंधित हैं, कौन से सैद्धांतिक हैं और कौन से व्यावहारिक हैं। ये आपके खुद के पास आपको मिल जाएगा। आप चाहे पांडे वाली बुक देखिए, आप चाहे दूसरी बुक्स देखिए, वहाँ पर आपको ये चीज़ें मिल जाएँगी। आप चाहे आपका ये दृष्टि वाली बुक से देख लीजिए, है ना? यानी कि जब आप इसके बारे में जानेंगे ना, जो आपका शुक्ल है, तो आपको ये चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए कि इसने कौन-कौन से निबंध जो है वो लिखे हैं, ठीक है? तो ये था शुक्ल का सामान्य सा परिचय कि शुक्ल किस-किस प्रकार के लेखक रहे हैं। हालाँकि इसने अनुवादक का काम भी किया, ये भी आप लोग जानते हैं देखना, एक अनुवादक के तौर पर भी हम इसको देखते हैं। लेकिन ज़्यादा प्रसिद्धि इसको ना तो अनुवादक के रूप में, ना ही कहानीकार के रूप में मिली। इवन इसने कहानी भी लिखी थी 11 वर्ष का समय, ये आप सब लोग जानते हैं, लेकिन वो भी उतनी ज़्यादा ज़रूरी जो है वो बात नहीं है, ठीक है? तो उसको छोड़िए, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा इनके बारे में जो चीज़ें, उस पर आपको फ़ोकस करना है, ठीक है? अब बात आती है कि जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल निबंध हैं, कविता क्या है? इसमें साइन ऑफ इंटरोगेशन भी इसने साथ में लगाया है देखना। अगर आप इसके मूल पाठ को देखेंगे, तो आप इसके शीर्षक में देखेंगे कि ये भी इसमें लगा हुआ है, तो इसको भी आप लगा दें, ठीक है? कविता क्या है? तो यहाँ पर पहली चीज़ तो याद रख लेना, ये इनकी निबंधात्मक रचना है। निबंध संग्रह नहीं है, ये एक निबंध है। ये भी आपके याद रखने लायक चीज़ है। किस प्रकार की कृति है? सैद्धांतिक समीक्षा निबंध, ठीक है? यानी कि वैचारिक निबंध भी आप इसको कह सकते हैं कि ये इनका विचारात्मक निबंध है, ठीक है? अब साथ ही साथ याद रख लेना है कि 1909 में ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ये बात भी इसकी बहुत ज़रूरी है देखना कि कब लिखा था? 1909 में, किस पत्रिका में? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 में ये संकलित माना जाता है। कब हुआ था संकलित? 1939 में, ठीक है? ये बात आप ध्यान में रखिए। चिंतामणि का प्रारंभिक नाम अगर पूछा जाए, तो याद रख लेना विचार वीथी, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और ये तो बात होगी कि कविता क्या है, कब लिखा, प्रकाशित कब हुआ पहली बार? 1909 में। लेकिन निबंध के रूप में जो शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 में ये संकलित कब किया गया? 1939 में इसको रखा गया। इस शीर्षक से विश्वनाथ सॉरी इसी शीर्षक से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने एक पुस्तक की रचना भी की है। इसी शीर्षक का मतलब क्या है? कि कविता क्या है शीर्षक से ही पुस्तक भी लिखी है, किसने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको यहाँ पर देखना, इसलिए थोड़ा-सा आप इसको ध्यान में रखिएगा कि किसने इस शीर्षक से भी अपनी कविता लिखी। तो जितने भी निबंध हमने इससे पहले पढ़े हैं देखना, उनके बारे में भी आप इस तरीके से अपने खुद से क्रिएट कर लीजिएगा अभी, अगर आपके पास टाइम है, वैसे तो होना चाहिए। आप नेट के लिए पढ़ रहे हैं तो डेफ़िनिटली उसको ही देखिए। और अगर एचपी टेट की परीक्षा भी देना चाह रहे हैं आप लोग या अभी देने वाले हैं, ठीक है? तो भी वही यही चीज़ें आपको पढ़नी है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। पुराना पेपर जो पिछले कल अंकुश ने आपके साथ भेजा है देखना, उसको ज़रूर देखिए। आई थिंक आपके ग्रुप में भेजा है नेट वाले ग्रुप में ही, ठीक है? उसको देख लेना। वहाँ पर आप देखेंगे सारे के सारे क्वेश्चन जो भी आपके आए हैं देखना, वो नेट के पाठ्यक्रम से ही पूछे गए हैं और सामान्य से प्रश्न हैं, वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक बार अगर आप अपनी रचना को पढ़ेंगे, तो डेफ़िनिटली जो है वो आपको पता लग जाएगा कि इसमें ये चीज़ें हैं। तो उसको देखिए, अगर आप नेट की तैयारियाँ अच्छे से कर रहे हैं, तो सेट का पेपर ज़रूर भरिए, क्योंकि सेट भी अगर हो जाता है, तो भी आप उतने ही एलिजिबल हैं, जितने एलिजिबल आप नेट के बाद हो जाएँगे। हिमाचल में ही आपने असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना है। अगर तो ज़्यादा ख्वाहिशें हैं बाहर बनने की, तो फिर नेट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? पर वो बाद की बात है, एटलीस्ट सेट की परीक्षा को भी पास कर लीजिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? तो ये कह रहे हैं कि इसी शीर्षक से किसने लिखा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने पुस्तक की रचना भी की थी। निबंध में आए मुख्य शीर्षक कौन-कौन से हैं? जो उपशीर्षक हैं, यहाँ पर शीर्षक की जगह आप उपशीर्षक भी लिख सकते हैं। निबंध का शीर्षक तो कविता क्या है, ठीक है? लेकिन इसके अलावा ये कह रहे हैं देखना कि यहाँ पर मुख्य रूप से जो उपशीर्षक आए हैं वो कितने हैं, पहले तो आपको ये चीज़ ध्यान रख लेनी है। तो ये है लगभग आपके 13 शीर्षक इसमें जो हैं। जैसे आपने परीक्षा गुरु में देखा था ना कि उसमें कितने थे? लगभग 41 उसमें क्या है आपके प्रकरण हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर अब इस निबंध में भी आपको यहाँ पर याद रख लेना है कि इसमें जो उपशीर्षक रखे गए हैं वो शुक्ल के द्वारा, वो कौन-कौन से हैं, एक बार इसको देखना। अब इन्हें क्रमानुसार लगाने के लिए भी पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल क्रमानुसार ही मैंने यहाँ पर आपके बीच में ये रखे हैं देखना। सभ्यता के आवरण और कविता, ठीक है? पहला इसका ये हो गया। कविता और सृष्टि दूसरा है।
तीसरा है मार्मिक तथ्य, चौथा है काव्य और व्यवहार, पांचवा है मनुष्यता की उच्च भूमि, भावना या कल्पना छठा, मनोरंजन सातवां, आठवां सौंदर्य, नवां चमत्कारवाद, दसवां कविता की भाषा, 11वां है अलंकार, 12वां है कविता पर अत्याचार और लास्ट में है कविता की आवश्यकता। इस तरीके से इन सबको एक बार देखिए, याद नहीं रहते हैं, तीन चार चार की श्रेणी में इनको बांटिए। पहले चार अलग से कीजिए, बीच के चार अलग से कीजिए और अंतिम चार जो है वो अलग से कीजिए। लास्ट के चार तो बहुत ही आसान है, चमत्कार, भाषा, अलंकार और अत्याचार, आवश्यकता, ऐसे करके याद रखिए। ठीक है, चमत्कारिक भाषा में अलंकार के जरिए अत्याचार किया, तब कविता की आवश्यकता हुई। ऐसे आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं, चलते चलते भी बन सकती है ट्रिक, जैसे आपको ठीक रहता है वैसे याद रखिए। ऐसे प्रश्न आजकल ज्यादा बन रहे हैं, देखना अब इन रचनाओं से, जो आपकी गद्य की रचनाएं हैं। ज्यादातर प्रश्न वैसे ही पूछे जाते हैं, आपको छठे से 10वीं यूनिट तक निबंध से भी 5 से 7 क्वेश्चन बनते हैं। कुछ चुनिंदा निबंधों को ले लिया जाता है ही आपके पास थोड़े से निबंध, देखना उनमें से ही आपको प्रश्न जो है वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इनको आप एक बार देखिए, ये हो गया इसके 13 के 13 पार्ट, इनको याद रखिए। ठीक है, ये है आपका निबंध कविता क्या है। ठीक है, तो इसमें एक चीज तो याद रख लेना कि जो आपका मानव हृदय और जो मानव मस्तिष्क है, उसका संयोग जो है वो इस निबंध में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि मनुष्य के जो भाव हैं और जो उसकी बुद्धि है, उन दोनों का संकलन है ये। ठीक है, कविता क्या है, तभी तो इंसान विचार करेगा ना, तभी तो उसके सिद्धांत निकलते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम इसके मूल पाठ में जो मुख्य अंश रहे हैं उनको देखते हैं। यहां से आपको ध्यान ये रख लेना है, देखना कि कई बार क्या पूछते हैं कि 3-4 आपको पंक्तियां दे दी जाती हैं और बोला जाता है कि इन्हें क्रमानुसार रखिए। ऐसे प्रश्न भी यूजीसी नेट के पेपर में रखे गए हैं, देखना इससे पहले, तो उनको भी देखना है। और यहाँ पर आपको इतनी सारी लाइनें मिल जाएंगी जो अक्सर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियां जब पूछी जाती हैं पेपर में, इस निबंध से आपको बहुत सारी पंक्तियां जो है वो मिल जाएंगी। तो इसलिए एक तो इसकी पंक्तियों को याद रख लेना, दूसरा किस प्रकरण में कौन सी पंक्ति आई है वैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रकरण का मतलब है किस उपशीर्षक में, यानी कि किस भाग में भी आप बोल सकते हैं। हालांकि इसने कहा नहीं है इसको कि उपशीर्षक है या भाग है, बस आपको इतना याद रख लेना है कि इसने इसमें ये बात कही है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा इसमें ध्यान में रख लेना। ठीक है, कि कौन कौन सी चीजें हैं जो इन्होंने कही हैं। ओके, तो एक बार इसको देखना आपने कि जो आपका कविता क्या निबंध है उसमें कौन कौन से जो मुख्य अंश आए हैं। एक लाइन इसमें थी जो इन्होंने शुरुआत में कही थी, अब मुझे एकदम से वो मिल नहीं रही है, मैं बाद में लिखवाता हूँ, आपको देखना। जो आपका हिंदी का गद्य साहित्य पुस्तक रही है रामचंद्र तिवारी की, उसमें वो पंक्ति आती है जिसमें अपने निबंधों के बारे में इन्होंने बात कही है। ठीक है, जैसे ही मुझे ये मिल जाता है बुक में तो मैं आपको बता दूंगा इस क्लास के बाद। ठीक है, अगर आपके पास वो बुक है तो डेफिनेटली आप उसको खुद भी देख सकते हैं। ठीक है, वहां से देख लेना कि अपने निबंधों को लेकर के इसने क्या कहा था, कि ये जितने भी निबंध हैं उनके बुद्धि से रिलेटेड हैं या बुद्धि के रास्ते में आने वाले कुछ ऐसी कुछ चीज कही थी इसमें। अभी मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है कि वो कौन सी पंक्ति थी, तो आप उसको बाद में लिख लेना, मैं आपको व्हाट्सएप कर लूंगा उसको चाहे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर लिखा है, देखिए कविता क्या है, निबंध के मुख्य अंश क्रमानुसार। अब यहां से ऐसे ही है, देखना ये पहले ये है, बाद में ये है, बाद में अगला 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 जो कथन है, ऐसे ऐसे कथन इसमें आएंगे। जब आप इन कथनों को भी देखेंगे और साथ साथ निबंधों को पढ़ेंगे ना, निबंध को पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आपकी चीजें जो है वो बहुत सरलता के साथ आपको याद हो जाएगी। ये निबंध क्यों हम इतने आराम से पढ़ने की कोशिश करना चाह रहे हैं, देखना, क्योंकि इस निबंध से आपको कथन भी पूछे जाएंगे, इस निबंध से आपको कथन और कारण वाले प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, इस निबंध से आपको मुख्य पंक्तियां भी पूछी जा सकती हैं, और इस निबंध के आपको जो है ये उपशीर्षक भी पूछे जा सकते हैं कि इन उपशीर्षकों को क्रमानुसार रखिए या इन उपशीर्षकों के बारे में कुछ बातें बताएं। ठीक है, तो ये बात आप यहां पर जरूर इससे याद रख लेना है। ओके, सबसे पहले यहां पर देखना, ये किसी उपशीर्षक की बात नहीं है, ये है जब कविता क्या है निबंध शुरू हुआ है, बिल्कुल शुरुआती पंक्ति ये है। तो पहले पहल तो कविता क्या है यही है ना इसका जो शीर्षक है, तो उपशीर्षक नहीं है, देखना ये बिल्कुल शुरुआत है, या आप ये कह सकते हैं कि सामान्य परिचय में इन्होंने ये बात
कही थी, तो इसको आप वहीं से ही ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो पहले पहल की ये क्या कहते हैं कि मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों को लिए दिए दूसरों के भावों, विचारों और व्यापारों, व्यापार यहाँ पर जो बिजनेस वाला व्यापार नहीं है, देखना उसके क्रियाकलाप हैं, आप ऐसे इसको लीजिएगा। ठीक है, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलता और कहीं लड़ाता हुआ अंत तक चलता है, और इसी को ही जीना कहते हैं। जीने का मतलब है जीवन कहते हैं, सिंपल सी बात। ठीक है, ये कह रहा है कि जो मनुष्य है अपने भाव और विचार और व्यापार को क्या करता है, दूसरों के भावों और विचारों व्यापारों के साथ मिलाता है। यानी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो दूसरों के साथ मिलजुल कर रहता है। ठीक है, कहीं पर उसकी जो है एक दूसरे के साथ मान्यताएं मिलती है, कहीं पर जो है वो नहीं मिलती है, और यही मिलना बिछड़ना या फिर यूं कहें कि भावों का जो सामंजस्य है वो कई बार रहता है, कई बार नहीं रहता है, इसी का नाम ही तो जिंदगी है। ठीक है, ये बात इन्होंने बिल्कुल शुरुआती पंक्ति है। हो सकता है आपको ऐसा प्रश्न भी पूछा जाए कि इन पंक्तियों से किस निबंध की शुरुआत जो है वो हुई है, तो आपको सिंपल सा याद रख लेना है कि कविता क्या है, निबंध के जो शुरुआत जो है इस पंक्ति से रहेगी। ठीक है, इस बात को ध्यान में रख लेना है। क्लियर है यहाँ तक? इसे एक बार देख लेना, ये पहली पंक्ति है। पंक्ति भी पूछी जा सकती है, शुरुआत भी पूछी जा सकती है, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपने देखे हैं पहले यूजीसी नेट में, जब से परीक्षा चेंज हुआ है पैटर्न, ऐसे प्रश्न जरूर आए हैं। तो प्रारंभिक पंक्तियां, चाहे वो कहानियों की, चाहे निबंधों की, चाहे आपके नाटकों की, वहां से जरूर प्रश्न आया है, तो उसको जरूर देखना। ठीक है, अब अगली पंक्ति, ये इससे आप बहुत सारे लोग वाकिफ हैं, बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या आता है, देखिए ये पंक्ति आपने कई बार सुनी होगी। जब हम पीजीटी भी पढ़ रहे थे, एलटी भी पढ़ रहे थे, वहां पर भी हमने इसको पढ़ा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, कि भाई जब हम आत्मा से मुक्त होकर होते हैं तो वो क्या है, हमारी ज्ञान दशा कहलाती है। अगर हमारे हृदय की मुक्त अवस्था को हम देखें तो उसे हम रस दशा कहलाते हैं, कि अगर हम किसी चीज का आनंद लेते हैं तो हम हृदय से क्या हो जाते हैं, एक तरीके से मुक्त हो जाते हैं, अपने और पराये के बंधन से मुक्त होकर हम आनंद की अनुभूति में जीते हैं। वही आपका क्या है, रस दशा है, जो कि आपने साहित्य शास्त्र इकाई 3 में पढ़ा था। ठीक है, तो ये पंक्ति तो आपने जरूर देखी है कि आत्मा की मुक्त अवस्था क्या कहलाती है, ज्ञान दशा कहलाती है। प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आत्मा की मुक्त अवस्था क्या कहलाती है, तो याद रखना ज्ञान दशा। ठीक है, और हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा, यानी कि आनंद की स्थिति। हृदय की मुक्ति साधना के लिए, यानी कि यहां पर यह बोला है कि जो हमारा हृदय है उसकी मुक्ति के लिए, या वाणी जो शब्द विधान करती है कि भाई हृदय को मुक्ति साधन के लिए, आनंद की अनुभूति प्रदान करने के लिए हमारी वाणी, यानी कि जो रचनाकार हैं उनकी वाणी जो शब्द विधान करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही कविता कहते हैं। शब्द विधान करना होता है सृजन करना, कि वाणी के जरिए हमने क्या किया, कुछ बात कही, कुछ विचित्र, कुछ चमत्कारिकता, अलंकारपूर्ण कुछ बात कही, वो क्या है, वही आपकी कविता है। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में कभी पूछा जाए कि उन्होंने काव्य की क्या परिभाषा दी है, तो आप इस परिभाषा को डेफिनेटली लेते हैं, और साहित्य शास्त्र में हमने इस परिभाषा को पहले ही पढ़ लिया है कि मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है और हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य जो भी अपना शब्द विधान करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं, कि भावों का योग कहते हैं। इस प्रकार की साधना, साधना का मतलब तप नहीं है, साधना का मतलब है यहाँ पर कि आपका जो क्रियाकलाप है, आपकी जो एक्टिविटीज हैं, ठीक है। और कर्म योग और ज्ञान योग का समकक्ष मानते हैं हम इसको, किसको, जो आपका ये कवि कर्म है। ठीक है, किस किस का है, एक तो कर्म योग है, एक आपका ज्ञान योग है, इनके समान इसको माना गया है। ये बात आप ध्यान में रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पंक्ति। और अगर आप पुराने पेपर देखेंगे ना, खासकर ये सेट वाले इसको जरूर देखें, सेट के पेपर में ऐसा प्रश्न जरूर आ सकता है आपको कि ये पंक्ति किसकी है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किस निबंध से ली गई है। ध्यान रख लेना, कविता क्या है, कविता क्या है, निबंध किस प्रकार का है, वैचारिक निबंध है, ठीक है, समीक्षात्मक निबंध है, इस बात को याद रखिए। अगली पंक्ति आती है, देखना, अभी हमने कोई उपशीर्षक नहीं लिया है, अभी ये बिल्कुल शुरुआत की ही पंक्तियां देखना, जो शुरुआत में आई है। जब निबंध को एक बार पढ़ेंगे, इन पंक्तियों के साथ साथ पढ़ना। इसमें 13 उपशीर्षक हैं, ध्यान से मतलब सिलसिलेवार करके, एक दिन में 3 ही पढ़िए, 4 पढ़िए, 3 दिन में खत्म कीजिए इसको, एक दिन में नहीं करना इसको खत्म, तो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। यानी कि इसके बीच में जो और बातें कही गई है ना, उनको पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी के साथ जो है ये निबंध जो है और भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, कविता ही मनुष्य के हृदय को क्या करता है,
स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है। ये बना इसका कथन, यानी कि जो असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं, आपको देखना कथन और कारण वाले, तो वहां पर आपको ये पंक्ति पूछी जा सकती है पहले कि कविता क्या करती है, मनुष्य को क्या करती है, वो मनुष्य का जो हृदय है उसको स्वार्थ से ऊपर उठाकर कहां पर, जन सामान्य के भाव भूमि पर ले जाती है। यानी कि अपना उसका कोई निजी स्वार्थ नहीं होता। जब हम एक साहित्यकार रहता है तो वो क्या करता है, उसका मुख्य काम होता है कि जो आपका जन सामान्य है, यानी कि जिसको हम कहते थे ना, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, कि जनता के सुख दुख के साथ साहित्य क्या है, जुड़ा होता है। ठीक है, तो अपने स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ये ऊपर उठाकर हमें लोक सामान्य की भावभूमि पर ले जाती है, जहां पर जगत की नाना गतियों, नाना हुआ विविध गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार वहां पर होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है ये भी, और ये भी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछी जा चुकी है। तो ये सारी ही पंक्तियां अभी तक आप देख रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, देखना इन्हें आप डेफिनेटली ध्यान रखें, यहां से प्रश्न आपको जरूर बन सकता है। तो ये था कविता क्या है का जो निबंध रहा, बिल्कुल शुरुआती पंक्तियां इसकी, इसे आप एक बार जरूर देखिए। और अब हम बारी बारी से देखेंगे इसके बाद इसके जो उपशीर्षक अन्य रहे हैं, उनमें आए हुए मुख्य मुख्य जो कथन कौन कौन से हैं, या मुख्य जो अंश हैं उनके, उनको देखेंगे। तो सबसे पहला जो इसका पार्ट है, देखिए, ये है सभ्यता के आवरण और कविता उपशीर्षक। पहला शीर्षक है ये। ठीक है, तो पहले हम सभ्यता की बात करेंगे, जैसे हमारी प्राचीन सभ्यता इत्यादि की बात, ऐसे करके आप इसको कनेक्ट कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आसानी से ये याद भी धीरे धीरे हो जाएंगे। ज्यो ज्यो हमारी वृत्तियां वृत्तियां आपकी, आप नाट्य वृत्तियां आपने पढ़ी हैं, जैसे अगर आप पीजीटी की कक्षा में आप आए होंगे पहले पुराने में, कि भाई किसी भी रचना को पढ़ने के पश्चात हमारा मन मस्तिष्क जो है किस तरीके से कार्य करता है, हमारे मन में क्या क्या बातें रहती हैं। ठीक है, तो हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे। त्यों त्यों एक ओर तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, और दूसरी ओर कवि कर्म कठिन होता जाएगा। अगर आपने पुराना पेपर देखा होगा ना कहीं ये प्रश्न जरूर पूछा गया है कि शुक्ल के अनुसार कवि कर्म जो है वो कठिन है या सरल है, ऐसा कुछ आया था। या ऐसा पूछा गया कि इस निबंध में कवि कर्म आसान बताया गया है कि मुश्किल हो जाएगा बाद के कवियों के लिए। तो यहाँ पर ध्यान रख लेना कि कवि कर्म इन्होंने बोला कि वो कठिन होगा। भाई क्यों? क्योंकि सभ्यता का आवरण, यानी कि सभ्यता में परिवर्तन हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, एक और कविता की आवश्यकता उसमें बढ़ती जाएगी। क्योंकि आप देखते हैं, एक गजानन माधव मुक्ति बोध रहे हैं, उनका नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। उन्होंने बोला कि भाई क्या है कि मैं जब निकलता हूं तो मेरे सामने हजार रास्ते हो जाते हैं, मैं हर एक से गुजरना चाहता हूं। यानी कि उसके पास लिखने के लिए अब बहुत सारी जो है वो चीजें आ गई हैं, ठीक है, जिन पर साहित्य रचना की जा सकती है। इस संदर्भ में हजारी प्रसाद, सॉरी, जो आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी रहा, उसने भी एक पंक्ति कही थी, देखिए, कि चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत हर एक छोटी से बड़ी चीज पर क्या किया जा सकता है, एक निबंध लिखा जा सकता है। और मुक्तिबोध ने तो ये कहा कि हर एक आत्मा में क्या है, एक चमकता हीरा है। ठीक है, हर एक आत्मा में एक महाकाव्यात्मक पीड़ा है, कि भाई प्रत्येक व्यक्ति में इतनी पीड़ा है कि उसके ऊपर एक महाकाव्य जो है वो लिखा जा सकता है। तो यहां से आप देख रहे हैं कि शुरुआत में आप देखते हैं जैसे निबंध थे आपके, निबंध सॉरी उपन्यास थे, संकुचित थे, या तो सामाजिक जीव उस पर लिखे गए थे या मनोरंजन परक लिखे गए थे। लेकिन जैसे जैसे विकास होता गया, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, आज भी आप देखते हैं कि बहुत सारी ऐसे ऐसे विषय हैं जिस पर लिखा जा रहा है। ठीक है, और ये विषय निरंतर बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे हमारी सभ्यता का विकास हो रहा है। ठीक है, यही बात यहाँ पर सबसे पहले इसने कही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और इसीलिए इसका शीर्षक भी है कि कविता क्या है, कि भाई किन किन विषयों पर कैसे कैसे जो है वो कविता हो सकती है, क्या क्या इसमें बाधाएं आ सकती हैं, क्या क्या इसमें अलंकारिकता भाषा जो है वो रह सकती है। ये सारी चीजें इन्होंने इस अपने निबंध के माध्यम से जो है वो बताने की कोशिश की है। अगर आप बहुत डिटेल तरीके से बारीकी से पढ़ना चाहते हैं ना, तो इस निबंध को आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए, बिल्कुल शुरुआत में ही पढ़ डालिए इसको। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये पंक्ति भी महत्वपूर्ण है, देखना कि जैसे जैसे हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए आवरण, यानी कि आवरण को परतें, नई नई परतें चढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे कविता की आवश्यकता भी हमें बढ़ती हुई दिखेगी। अगली पंक्ति क्या आता है कि काव्य के लिए अनेक स्थलों पर हमें भावों के विषयों के मूल और आदिम रूपों तक जाना होगा, जो मूर्त और गोचर होंगे। अब ये बोल रहा है कि साहित्य अगर हम रच रहे हैं ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अनेक स्थलों पर भावों के विषयों के मूल, कि जो भाव है वो, उसका जो विषय है, उसके बिल्कुल मूल में जाना है, उसकी तह तक पहुंचना है, उसका आदिम जो रूप है
वहां तक जाना होगा जो मूर्त और गोचर रहे होंगे। यानी कि कोई भी विषय अगर लिखा गया है तो उसके आपको मूल भाव को समझना बहुत जरूरी है, ये कह रहे हैं यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जब तक भावों से सीधा और पुराना लगाव रखने वाले मूर्त और गोचर रूप न मिलेंगे, तब तक काव्य का वास्तविक ढांचा खड़ा न हो सकेगा। ये भी महत्वपूर्ण बात ये यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया कि जब तक हम भावों को सही तरीके से नहीं समझ सकते, ठीक है, नहीं समझ लेते, यानी कि उसका जो लगाव है, जो मूर्त और गोचर रूप है, मूर्त व साकार रूप जो उसका जो दिखाई देने वाला रूप है, वो ना मिल जाए, तब तक काव्य का वास्तविक ढांचा हमें जो है खड़ा करने में दिक्कत या परेशानी रहेगी। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, ये भी पूछा जा चुका है पुराने पेपर में। स्थापना और तर्क वाले प्रश्न अगर आप पुराने पुराने पेपर देखेंगे ना, तो उसमें पूछा गया है ये। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से ही काम नहीं चलता, कि आपने कोई अर्थ ग्रहण कर लिया, बिंब ग्रहण भी अपेक्षित होता है। अब बिंब क्या है? बिंब है मन में बनने वाले जो चित्र हैं। मान लीजिए मैंने आपको एक स्टोरी बताई, आपने अपने मन में उस स्टोरी को सुन के क्या किया, अपने एक पिक्चर क्रिएट कर ली पूरी की पूरी, वो होता है आपका बिंब। तो ये क्या कह रहा है कि काव्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ ग्रहण से काम नहीं चलता, उसमें बिंबात्मकता भी अपेक्षित, यानी कि उसकी भी उसमें क्या रहती है, आवश्यकता रहती है। और यही बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। ये वो रहा है कि बिंब ग्रहण किसका चित्र आप बना सकते हैं? जो चीजें आपने देखी होंगी, ठीक है, जो निर्दिष्ट हैं, जो निर्देशित हैं, यानी कि जिसके बारे में बताया भी गया है, जो गोचर हैं, जो दृष्टिगत हैं, जो मूर्त विषय हैं, ठीक है, तो उसका ही क्या हो सकता है, उसका ही आपका बिंब बन सकता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, तभी जो है वो अर्थ अर्थ और भी ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो समझ में आ सकता है। बात समझ में आ रही है भक्तों? राम कथा खामोशी हो गई। ठीक है सर, ठीक है सर। ये मजा आ रहा जो है? इसका है ना सर, ये जो है ना इसका जिस तरह आत्मा की मुक्तावस्था रस वो कहलाती है, ये इसी में दिया है या रामचंद्र शुक्ल ने और जगह भी कहा है? नहीं नहीं नहीं, ये यहीं पर ही है। और जगह तो हम इसको पढ़ते हैं, जैसे साहित्य शास्त्र में हम इसको लेते हैं कि इसकी प्रसिद्ध पंक्ति है। जैसे इसने एक हाँ पंक्ति जी, और कही है, देखना, जो मैंने अक्सर काव्य आपको शास्त्र में है बताता ना रहता हूँ। जी। हाँ, ये काव्य शास्त्र में आती है साहित्य को लेकर के। हालांकि साहित्य के ऊपर इसकी कोई पुस्तक नहीं है, ये निबंध ही है, ठीक है। साहित्य शास्त्र की स्वतंत्र पुस्तक इसने नहीं लिखी, जैसा कि रीतिकालीन कवियों ने किया, ठीक है। जैसे मैथिली शरण गुप्त ने भी स्वतंत्र पुस्तक नहीं लिखी। उसने कहां पर कही? वो भारत भारती में कही कि मनोरंजन ही कविता का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, उसमें उपदेशात्मकता का भी मर्म होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे याद रख लेना। मैं बता रहा था आपको कि इसकी एक और पंक्ति भी है, देखना, वो हिंदी साहित्य के इतिहास में आती है कि क्या है, साहित्य जो है जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, उसको भी हम काव्य शास्त्र में भी लेते हैं, ठीक है। तो वो याद रख लेना। इसके जो मुख्य मुख्य कथन है वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, तो जो दूसरी जगह एक जगह हम उसको कनेक्ट करते हैं, तो वो एक चीज है। लेकिन यहाँ पर जो आपका ये निबंध है, ये इसी के ही कथन है, ये कहीं से भी बाहर से भी नहीं है। एक बार आप इसको खुद से पढ़ेंगे, मैंने बोला भी था आपको कि खुद से पढ़ के आना, तो आपको डेफिनेटली ये आसान भी लगेगा और ज्यादा मुश्किल और परेशानी भी आपको इसमें नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया इसका पहला पार्ट समाप्त। यही है, इतने ही कथन हैं जो आपके काम के हैं और जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। बाकी आपको इसकी ही एक्सप्लेनेशन जो है वो कहां पर मिलेगी? इसकी एक्सप्लेनेशन आपको अपने निबंध में ही मिलेगी, और बाकी बातें वहां पर नहीं रही हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आता है इसका दूसरा भाग। अब जो दूसरा भाग है, देखिए उसमें क्या है, कविता और सृष्टि प्रसार, इसका सेकंड पार्ट है। इस उपशीर्षक में जो मुख्य अंश आए हैं वो कौन कौन सी बातें हैं? सबसे पहले इसने क्या कहा, इसमें देखना कि काव्य दृष्टि को नर क्षेत्र के भीतर रहती है। कहीं को हो गया, ये कहीं तो होगा, कि भाई काव्य जो दृष्टि होती है, यानी कि साहित्य को देखने का जो एक तरीका है वो किस में है? नर क्षेत्र के भीतर है। दूसरा, मनुष्येत्र, नर का मतलब हुआ वैसे नर मतलब मानव, ठीक है। दूसरा है मनुष्येत्र, मनुष्य से इत्र, यानी कि मनुष्य से परे बाह्य सृष्टि के सृष्टि में, ठीक है। और कहीं समस्त चराचर में, ठीक है। तो ये चीजें बताई गई हैं जिन्हें आपको ध्यान में रख लेना है कि ये काव्य दृष्टि जो है वो किस किस में पाते हैं। तो याद रख लेना, नर क्षेत्र के भीतर, मनुष्येत्र बाह्य सृष्टि के भीतर, और समस्त चराचर में। इन तीन चीजों को आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काव्य दृष्टि कहाँ कहाँ विद्यमान रहती है। नर क्षेत्र, मनुष्येत्र एंड समस्त चराचर, यानी कि समस्त जो आपका सृष्टि है, ठीक है।
इसमें ध्यान रखने वाली जो बात है वो केवल इतनी सी है कि संसार में अधिकतर कविता जो है वो इसी क्षेत्र यानी कि नर क्षेत्र के लिए बोला गया है, इसके भीतर हुई है। ये बात मोस्ट हो सकती है, इसे आप जरूर ध्यान में रखिए। ठीक है कि भाई सबसे ज्यादा अगर कविता जो है किसी क्षेत्र के अंदर हुई वो कौन सा है, वो आपका नर क्षेत्र माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसे आप जरूर ध्यान देंगे। जो कविता और सृष्टि प्रसार प्रसार इसका उपशीर्षक रहा है, उसमें ये 3 बातें कही गई हैं और जिनमें से ज्यादातर कविता किस क्षेत्र में मानी गई, ये याद रख लेना, नर क्षेत्र। ये मोस्ट तथ्य है, देखना ये पूछा जा सकता है नेट के पेपर में। अब अगली जो एक पंक्ति आती है इसकी, केवल असाधारण की रुचि सच्ची सहृदयता की पहचान नहीं है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि सच्चा सहृदय कौन सा है। अब देखिए सहृदय की अवधारणा भी हमने काव्य शास्त्र में पढ़ ली है, तो ये जो निबंध है ये आपका काव्य शास्त्र से रिलेटेड भी रहने वाला है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने वहां पर सहृदय की अवधारणा पढ़ी, किसने दी थी, अभिनव गुप्त ने दी थी। तो सच्ची सहृदयता की पहचान किस में है, असाधारणत्व की रुचि में नहीं है। ठीक है, शोभा और सौंदर्य की भावना के साथ जिनमें मनुष्य जाति के उस समय के पुराने सहचरों की वंश परंपरागत स्मृति वासना के रूप में बनी हुई है, जब वह प्रकृति के खुले क्षेत्र में विचरती थी, वे ही पूरे सहृदय या भावुक कहे जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या बात कह रहा है, देखना कि जो जो भी आपका सुशोभित चीजें हैं, जो सुंदरता है, सौंदर्य की भावना के साथ जो मनुष्य है, ठीक है, जो अपने पुराने जो चीजें हैं, देखना उनको वो एक साथ त्यागता थोड़ी ना है, भले ही त्याग देगा लेकिन उसके प्रति उसके जो उत्कट भाव हैं, उत्कट भाव का मतलब है उसके प्रति उसकी जो स्मृति वासना का मतलब यहाँ पर क्या है, देखना जो काम वासना वाला रूप नहीं है, यानी कि ये एक आप इसको पॉजिटिव सेंस में लेंगे कि एक लगाव है हमें अपनी पुरानी चीजों से, अपनी परंपराओं से, ठीक है, अपनी चीजों से, जैसे अपने ये हमें वंशानुगत भी मिलती है ये वासना। ठीक है, कि अपना स्व और पराय का जो भाव है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है यहाँ पर कि सच्ची सहृदयता वही है जहां पर हम अपनी छोटी छोटी उन चीजों के प्रति भी क्या रहते हैं, आसक्त रहते हैं। ठीक है, और वही पूरे सहृदय और भावुक कहे जा सकते हैं, जो टोटली जो है वो आधुनिकीकरण में न आकर अपने प्राचीन जो पुरानी चीजें हैं उनमें भी वो विचरते रहते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिए। साथ ही साथ प्रकृति के खुले क्षेत्र में विचरण करना, प्रकृति के खुले क्षेत्र में विचरण करने का मतलब यहाँ पर यह है, देखना कि सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी विषय के ऊपर हम लिख रहे हैं, उसका जो नेचर है, उसकी जो प्रकृति है, उसका जो मूल भाव है, ठीक है, उसके मूल तथ्य मर्म को समझना ही साहित्य का काम है। और यही बात यहाँ पर ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। आगे कहते हैं, जो केवल अपने विलास या शारीरिक सुख की सामग्री ही प्रकृति में ढूंढा करते हैं, उनमें उस रागात्मक सत्व की कमी है। तो रागात्मक सत्व को इसने ऐसे लिखा हुआ है, देखना अपनी बुक में, वहां से देखिएगा। ये बोल रहा है कि जो केवल अपने विलास यानी कि अपने आनंद और शारीरिक सुख के लिए क्या करता है, जो प्रकृति में उसे ढूंढा करता है, वैसी सामग्री प्रकृति में ढूंढता रहता है अपने अपने ही सुख के लिए या अपने ही आनंद के लिए। ठीक है, उस रागात्मक तत्व की कमी है। ठीक है, उनमें क्या है, एक बोलता है कि उस रागात्मक तत्व, रागात्मक तत्व हुआ यानी कि जो आपका राग होगा, वैसे प्रेम लगाव, ठीक है, उसकी कमी है, जो व्यक्त सत्ता मात्र के साथ एकता की अनुभूति में लीन करके हृदय को व्यापकत्व का आभास देता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर आप इससे याद रखिए। ये जो आपका कविता और सृष्टि प्रसार नामक अंश उपशीर्षक रहा है, इसमें आपको इस चीज पर ज्यादा फोकस करना, बाकी चीजें आपके काम की उतनी ज्यादा यहाँ पर नहीं रहने वाली है। फिर आता है आगे नंबर 3, मार्मिक तथ्य। ठीक है, मार्मिक तथ्य से भी आपको ज्यादा नहीं है, केवल 3 ही यहाँ पर इसके मुख्य कथन है या मुख्य अंश इसमें आए हैं। सबसे पहले है, विच्छिन्न दृष्टि की अपेक्षा समष्टि दृष्टि में अधिक व्यापकता और गंभीरता रहती है। तो ये बोल रहा है कि जो विच्छिन्न दृष्टि, कोई आपकी ऐसा जो दृष्टिकोण है कवि का, कि जो विच्छिन्न विच्छिन्न का मतलब वो आपका पर्टिकुलर किसी एक चीज के ऊपर, उसकी अपेक्षा ये बोल रहा है कि समष्टि दृष्टि में, समष्टि मतलब संपूर्ण जगत को देखना एक तरीके से, ठीक है, वो अधिक व्यापक और गंभीर रहता है। पर्टिकुलर किसी एक ही अंश को हम नहीं लेते साहित्य में। ठीक है, अगली चीज क्या कहता है कि काव्य का अनुशीलन करने वाले मात्र जानते हैं कि काव्य दृष्टि सजीव सृष्टि तक ही बद्ध नहीं रहती, वह प्रकृति के उस भाग की ओर भी जाती है जो निर्जीव या जड़ कहलाता है। तो ये बात भी लगभग लगभग पहली ही बात से रिलेटेड ही है कि साहित्य जो है वो केवल और केवल क्या है, क्योंकि सजीव सृष्टि तक ही नहीं है, जो जड़ चीजें हैं, निर्जीव हैं, उसकी ओर भी हमें जो है वो
क्या करती है, साहित्य जो है वो उसके प्रति भी हमें संवेदनशील बनाता है। ये बात यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। नर क्षेत्र के भीतर, हालांकि यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है आपको देखना कि जो नर क्षेत्र की बात वो किसने की थी, वो पीछे वाले तत्व जो सेकंड इसका भाग है उसमें इसने कही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बात इसने मार्मिक तथ्य के शीर्षक में कही है। ये कहता है कि देखना कि नर क्षेत्र से कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए ये बात मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि इसके भीतर बद रहने वाली काव्य दृष्टि की अपेक्षा संपूर्ण जीवन क्षेत्र और समस्त चराचर के क्षेत्र से मार्मिक तथ्यों का चयन करने वाली दृष्टि उत्तरोत्तर अधिक व्यापक और गंभीर कही जाएगी। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो नर क्षेत्र है ना, उसके भीतर बद रहने वाली जो दृष्टि है वो क्या है, वो उतनी संपूर्ण नहीं है, वो संकुचित है। ठीक है, जितना संपूर्ण जो है जीवन क्षेत्र किसमें मिलता है, समस्त चराचर के क्षेत्र में मिलता है। जो काव्य की 3 हमने दृष्टियां बताई थी ना, तो लास्ट वाला था चराचर, समस्त चराचर, मतलब तीनों का ही एक ही मानना है यहाँ पर कि साहित्य में क्या है, वो किसी पर्टिकुलर एक तथ्य पर ना होकर वो किस में रहना चाहिए, वो जो है समस्त चराचर के क्षेत्र में हो तो ज्यादा अच्छा है। यानी कि समष्टि जगत को ये ज्यादा महत्व देते हैं। ये बात आप इससे जरूर याद रखिए, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहे हैं। जरूरी बात है देखना, उसे आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको देखिए। इसके बाद आगे आता है चौथा उपशीर्षक, काव्य और व्यवहार। इसमें क्या क्या अंश आए, 3 ही रखे हैं इसके अंतर्गत भी देखना। इनको देखिए। पहली चीज क्या है, पहली चीज है मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति भावात्मिका है। तो ये बोल रहा है कि मनुष्य को जो काम के प्रति प्रवृत्त करती है वो कौन सी वृत्ति है, भावात्मक, हमारी की भावुकता जो है। केवल तर्क बुद्धि या विवेचना के बल से हम किसी काव्य में प्रवृत्त नहीं होते। ये बोल रहा है कि कोई सिर्फ और सिर्फ तर्क करे, अपने बुद्धि के जरिए या विवेचित करे कोई किसी चीज को, उसके जरिए हम काव्य में प्रवृत्त नहीं हो सकते जब तक हमारे भाव जो हैं वो जागृत ना हो। दूसरा, आप चाहे कितना ही आपको कुछ कह दे, वो कितना ही आपको समझाए बुझाए, कितनी ही आपके सामने जो है वो और चीजें रखें, लेकिन आपका जो कवि कर्म है, यानी कि कर्म में प्रवृत्त करने वाली जो मूल वृत्ति है, वो है हमारे भाव ही। ठीक है, तभी तो कहते हैं ना कि आपको दूसरा व्यक्ति उतना ज्यादा नहीं बता पाता जितना आप स्वयं अपने मन के भावों से आप जो है जितना काम करते हैं। ये पहली पंक्ति है, ये बहुत जरूरी पंक्ति है, देखना इसको भी ध्यान में रखिए, मोस्ट है ये। केवल इस बात को जानकर ही हम किसी काम को करने या ना करने के लिए तैयार नहीं होते कि वह काम अच्छा है या बुरा, लाभदायक है या हानिकारक। जब इसकी या इसके परिणाम की कोई ऐसी बात हमारी भावना में आती है जो आह्लाद, क्रोध, करुणा, भय, उत्कंठा आदि का संचार कर देती है, तभी हम उस काम को करने या न करने के लिए उद्यत होते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात इसने क्या कही है काव्य में कि भैया मतलब इस बात को जानकर हम कोई बात नहीं, मतलब किसी भी बात को करने के लिए या काम को करने के लिए तैयार नहीं होते कि वो अच्छा है या बुरा है, लेकिन उसके परिणाम की ऐसी कोई बात जो है वो जरूर हमारी भावना में आ जाती है कि वो हमें प्रसन्नचित करने वाली है या फिर क्रोधित करने वाली है, करुणामयी है, उत्कंठित है, या फिर जो इन सब चीजों का संचार करें, तभी हम क्या करते हैं, उस काम को करने और न करने के लिए तत्पर रहते हैं। ये बात कौन कह रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुद्ध ज्ञान या विवेक में कर्म की उत्तेजना नहीं होती, कर्म प्रवृत्ति के लिए मन में कुछ वेग का होना आवश्यक है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ विवेक ही जो है वो काव्य के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, या शुद्ध ज्ञान ही जो है वो कभी कर्म की उत्तेजना उससे नहीं होती भाई। कर्म प्रवृत्ति के लिए जो बोल रहा है कि जो हमारा मन है उसमें कुछ हमारे आवेग होने चाहिए। ठीक है, यानी कि जो वही जो भावात्मिका हम ऊपर यहाँ पर बात कर रहे हैं देखना, वो अगर प्रवृत्त नहीं है हमारे अंदर के अंतर्मन के भाव, तो फिर चाहे आप कितना मर्जी ज्ञान, कितने मर्जी बुद्धिमान आप क्यों ना हो जाएं, जब तक मन के आवेग जो है वो नहीं है आपके, तब तक जो है साहित्य सृजन असंभव है। ये बात यहाँ पर कहने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद आता है अगला जो अंश, ये आता है आपका कौन सा वाला, 5वां, मनुष्यता की उच्च भूमि। इसमें क्या है, यहां पर देखिए, पशुत्व से मनुष्यत्व में जिस प्रकार अधिक ज्ञान प्रसार की विशेषता है, उसी प्रकार अधिक भाव प्रसार की भी। तो यहां पर भी भावात्मिकता की ही बात ज्यादा हो रही है देखना कि भाई पशुत्व से मनुष्यत्व में अधिक ज्ञान प्रसार की विशेषता, ठीक है कि हम मनुष्यता तक कैसे पहुंचते हैं, वो हमें ज्ञान के जरिए हम वहां तक प्रवृत्त होते हैं उसमें,
लेकिन ये कह रहा है कि सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान आवश्यक नहीं है, भाव प्रसार भी आवश्यक है। तो यहाँ पर भी वही बात है, यानी कि इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है कि ये कहाँ पर इसने कहा है, मनुष्यता की उच्च भूमि में कहा है या इससे पहले वाले संस्करण में कहा है। ठीक है, अगली पंक्ति क्या आती है कि कवि वाणी के प्रसाद से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में अनुभव करते हैं। यानी कि मनुष्य जो अपनी बात रखता है, मनुष्य नहीं सॉरी, साहित्यकार या लेखक अपनी वाणी के प्रसाद से, यानी कि वाणी के जो समझाने से, या प्रसाद का मतलब यहाँ पर खाने वाला प्रसाद नहीं है, यानी कि अपने उपदेशात्मकता से संसार के हर एक चीज से हमें क्या करता है, वो अनुभव कराता है। ठीक है, सुख से दुख से आनंद से क्लेश से, ठीक है, शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में, यानी कि शुद्धता के साथ निस्वार्थ भाव से जो है एक कवि कर्म वो करता है, और तभी हम जो है उस चीज का अनुभव ठीक वैसा कर पाते हैं जैसा सामने वाले ने उसको अनुभव किया है। इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन खुलता है। तो ये कह रहा है कि इस प्रकार का जो अनुभव है, ठीक है, जो किस प्रकार का, जो मनुष्य की वाणी या कवि की जो वाणी से हमें इस प्रकार का जो आपका ये अनुभव मिलता है, ठीक है, इससे हमारे हृदय के बंधन पे खुल जाते हैं, यानी कि हम स्व और पर के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, हम जैसे हमने नाटक में पढ़ा था, नाटक नहीं सॉरी, काव्य शास्त्र में पढ़ा है, देखना कि जब हम किसी प्ले को देखते हैं तो हम अपने और पराये के बंधन को छोड़ देते हैं, और अगर हमारा जो कहानी का मुख्य नायक है वो अगर रो रहा है, तो हम अपना सुख दुख जीवन में हमारे कुछ भी चीजें घट रही हैं, हम उसको त्याग कर क्या करते हैं, उसको त्याग कर हम उस वक्त क्या बन जाते हैं, या तो जो ये आपका कौन सा है, वो बहुत मार्मिक पक्ष जिसमें आता है, जैसे मान लीजिए आपका दशरथ है, उसके साथी बन जाते हैं, और उसके जो वियोग में हम भी साथ साथ में तड़पते जाते हैं, बिलखते जाते हैं, रोते जाते हैं। ठीक है, भले ही आपके घर में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब आप एक मूवी को देख रहे हैं तो आपको हो सकता है कि घर की चीजें भी याद आ रही हैं और आप उसको कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अपने मतलब उस जगह से आप क्या है, एक तरीके से वो बंधन आपका खुल गया, आप जो है उससे दूर हटके स्वयं उसके आनंद में डूबे हुए हैं। ये है आपका कहने का मतलब यहाँ पर। ठीक है, और ये मनुष्यता की उच्च भूमि पर हमें ले जाता है। कविता ही हृदय को प्रकृति दशा में लाती है, ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये पंक्तियां देखना, दोनों, ये वाली और ये वाली, बस तो सारी हैं। ठीक है, कविता ही क्या करता है, हृदय को प्रकृति दशा में लाती है, यानी कि नेचुरल स्थिति में मिलाती है, और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। यानी कि यहाँ पर जो बात कही है उसी को ही आगे एक्सप्लेन भी किया गया है। भावायोग की सबसे उच्च कक्षा पर पहुंचे हुए मनुष्य का जगत के साथ पूर्ण तादात्म्य हो जाता है, उसकी अलग भाव सत्ता नहीं रह जाती, उसका हृदय विश्व हृदय हो जाता है। यानी कि जो ऊपर हमने बंधन की बात कही, वही बात यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिए, ये भी आपका महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो हो सकता है। तो ये हो गए इसके जो 5 पार्ट हैं जिनको हमने देखा। अगला जो पार्ट आता है वो है भावना या कल्पना। अब भावना या कल्पना में क्या क्या है? उपासना भाव योग का ही एक अंग है। अब उपासना, या फिर इसको आप अनुभव भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि कवि कर्म, है ना, या कल्पना भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो एक ही चीज है। उपासना भाव योग का ही एक अंग माना जाता है। पुराने धार्मिक लोग उपासना का अर्थ ध्यान ही लिया करते हैं। उपासना ध्यान या कल्पना, और आधुनिक काल में इसे कल्पना नाम दिया गया। ऐसे करके भी इसमें एक पंक्ति आती है, देखना, तो उसे भी आप एक बार जरूर याद रखें कि जो आपका क्या है, भाव या कल्पना है। ठीक है, भावनी सॉरी भावना या कल्पना, एक बार देखना इसको, महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, अच्छा, इस संदर्भ में एक लाइन और थी, देखना, जो आपको बुक में रहेगी, जहां पर आगे ये लिखते हैं, देखना, कि साहित्य वाले इसी को क्या कहते हैं, भावना कहते हैं, और आजकल के लोग जो है इसे कल्पना कहते हैं। इस तरीके की एक पंक्ति इसमें आती है, उसको जरूर ऐड कर लेना, हो सकता है वो भी आपको पूछी जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, उपासना भावयोग का ही एक अंग है। पुराने धार्मिक लोग जो है उपासना का अर्थ ध्यान ही लेते हैं। जो वस्तु हमसे अलग है,
हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना ही उपासना है। तो यहाँ पर इसने बहुत ही आसानी से बता दिया। अब देखिए इसी में ही बता दिया कि उपासना क्या है। कि मान लीजिए कोई चीज हमसे हमारे पास नहीं है, हमसे दूर है वो, ठीक है, लेकिन हम क्या है, उसकी मूर्ति को अपने मन में बसा लेते हैं, यानी कि उसके आकार को अपने मन में बिठा लेते हैं और उसको उसके पास होने का जो है अनुभव हम करते हैं, और यही अनुभव जो है वो क्या कहलाता है, उपासना कहलाता है। इसी में आगे पंक्ति लिखी है कि साहित्य वाले हैं, इसी को क्या कहते हैं, भावना कहते हैं। लिखना है तो लिख लीजिए, साहित्य वाले इसी को भावना कहते हैं। इसके आगे लिखना है ये, साहित्य वाले इसी को भावना कहते हैं, और आजकल के लोग कल्पना, और आजकल के लोग कल्पना। ठीक है, ये हो गया आपका इसका पूरा का पूरा कथन जो इसने कहा है कि भाई आजकल के लोग इसको क्या कह रहे हैं, कल्पना नाम दे रहे हैं। तो प्रश्न यहां से ऐसा पूछा जा सकता है, देखना, कि साहित्य वाले जो इस उपासना को भावना कहते हैं, और इसी भावना को आजकल के लोगों ने किस नाम से अभिहित किया है, ऐसा प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो याद रख लेना है, वो इसे कल्पना नाम देते हैं। मोस्ट बात है, ठीक है, लिख लिया ये, इसको मिटा दूं। यहां से एक प्रश्न आया हुआ है, देखना, उसको देखिएगा। कौन सा प्रश्न आया है, ये वाला, ये बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भावों के प्रवर्तन के लिए भी भावना या कल्पना अपेक्षित होती है। कि भाई हमारे जो भाव हैं उनको प्रवर्तित करने के लिए हमारे अंदर भी क्या है, भावना या कल्पना जो है वो आवश्यक मानी जाती है। ठीक है, तो ये तो सामान्य सी बात है। यहां पर ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है, ठीक है, पुराने पेपर में देखेंगे आप, तो यहां से ये प्रश्न भी मिलेगा। इसलिए मैंने कहा था कि इसकी हर एक स्लाइड से आपको पिछले पेपर में जरूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रश्न जो है वो जरूर दिख जाएगा। तो कल्पना कितने प्रकार की बताई इसने, यानी कि ये भाव, ये उपासना, या फिर इसको कल्पना नाम दिया गया है, देखना, इसको इसने दो प्रकार का बताया है। एक होती है विधायक, एक होती है ग्राहक। कवि में कौन सी कल्पना पाई जाती है, विधायक कल्पना। याद रख लेना, ये प्रश्न मोस्ट हो सकता है। कवि में कैसी कल्पना विद्यमान रहती है, विधायक कल्पना। और जबकि श्रोता या पाठक में जो आपकी दूसरी कल्पना, ओके, ये याद रख लेना, विधायक और होती है, और श्रोता या क्या है, अधिकतर। अधिकतर ग्राहक क्यों कहा गया है, ये भी आपको याद रख लेना है। अगर इसके भी पंक्ति लिखनी है तो आप उसको भी लिख सकते हैं, जहां पर ये कहता है कि अधिकतर कहने का यहां पर ये है कि जहां कवि, अच्छे से समझ आ जाएगा ये कि इसको अधिकतर ग्राहक क्यों कहा गया है। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए इसके बाद कि अधिकतर कहने का यह है कि अधिकतर, यहां पर लिखा है ना, अधिक कहने का अभिप्राय यह है कि जहां कवि पूर्ण चित्रण नहीं करता, या श्रोता को भी अपनी ओर से कुछ से पड़ता है। ये अब आपको आसानी से समझ आ गया होगा, होगा कि जो है ना वो पूरी बात नहीं कहेगा। तो इसलिए बोला गया कि ग्राहक, जो ग्राहक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जरूरी चीज है, यहां पर आ गया, इसीलिए बोला गया
कि जहां कवि जो है पूरा चित्रण नहीं कर रहा है, वहां पर पाठक को देख रहा है या पढ़ रहा है, जो सुन रहा है, ठीक है, अपनी ओर से कुछ चीजें उसमें करनी है, अधिकतर जो है वो ग्राहक, ठीक है, ये ध्यान रख लेने वाली बात। ये छठा पाठ, ठीक है, यहाँ पर लिखा है मनोरंजन मुख्य अंश। ये देखिए कौन से हैं, कविता का अंतिम लक्ष्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पंक्ति, इसे आप जो कही गई है देखना, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि कविता का जो उद्देश्य है वो, ठीक है, लेकिन इस निबंध में इन्होंने क्या कहा, इसने बोला कि कवि अंतिम लक्ष्य जो मार्मिक पक्ष, ये भी हमने कहां पर पढ़ी थी, काव्य प्रयोग शास्त्र में पढ़ा था। तो काव्य प्रयोग जो पढ़ा था, साहित्य का अंतिम जो वो जग यानी कि जीवन यानी कि संसार की जो ऐसे तथ्य हैं, ठीक है, जो मार्मिकता वर्णन करना है, मतलब उनको जन उनको रखना ही क्या है, वही हमारे साहित्य का उद्देश्य होना चाहिए, कि जो हमारे को रखना, ये मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करना, यानी कि उनको आगे लाना, उनको मतलब दिखाना, ठीक है, प्रत्यक्षीकरण करते उनके साथ हृदय का सामंजस्य स्थापन इसने बताया है, कि जब हम किसी चीज को समाज के ऐसे अनछुए पहलुओं, अनछुए तथ्यों को सामने लाएंगे, ठीक है, वो हुआ उसका प्रत्यक्ष ना, हृदय के साथ उस करेगा कि भाई जो मानव हैं, यानी कि जो सामाजिक लोग, मतलब उनकी उसके ऊपर क्या समझ है या क्या उसके ऊपर कुछ प्रभाव पड़ रहा है, वो हुआ मनुष्य करना, ठीक है, ये है हमारा जो काव्य का मूल उद्देश्य के अनुसार बहुत ही जरूरी है देखना, कि जगत के मार्मिक तथ्यों को सामने लाना और उसके साथ श्रोतागण है तरीके से वाकिफ करवाना, हृदय का स्थापन होता है। और ये सामंजस्य शब्द आप शुक्ल ने इस शब्द बहुत पार किया हुआ है, ठीक है। ये जो मैथिली शरणगुप्त आधुनिक का तुलसी माने जाते हैं, उन्हें भी सामंजस्यवादी इसने ही कहा है, बात करते कि समन्वय और सामंजस्य एक बात, और इस या समीक्षा जो कि जो आपका समन्वय होना चाहिए, विरुद्धों का सामंजस्य इसने कहा था, देखना कि आलोचना क्या है, विरुद्धों का सामंजस्य है, याद रखिए, ठीक है, ये ध्यान रखिए। आवाज ब्रेक सबको कट रही है क्या? ये अब पता नहीं, तो भी बता देना। कभी भी पढ़ते समय मनोरंजन अवश्य होता है, पर उसके उपरांत कुछ और भी होता है। कुछ और भी होने का मतलब क्या है, कि केवल और केवल मनोरंजन भी नहीं, साथ ही साथ पक्षों का प्रत्यक्षीकरण भी तो होता है, और वही सब कुछ है, वही सब कुछ है। मनोरंजन वह शक्ति है जिससे कविता अपना प्रभाव जमाने के लिए मनुष्य की चित्तवृत्ति को स्थित किए रहती है और इसे इधर उधर जाने नहीं देती। तो ये बोल रहा है कि मनोरंजन से ही हम क्या है, मनोरंजन तो उससे ठीक है मिल रहा है, लेकिन उसी मनोरंजन का काम ये भी है कि वो हमें कनेक्ट किए रखता है, और उस मनोरंजन से ही हमें उपदेशात्मकता को जो है वो, मतलब उस उपदेशात्मकता को ग्रहण करने में वो मनोरंजन ही हमें क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। कहने का मतलब इनका यही है। अभी भी है क्या? चलिए तो
कल फिर मैं आज फिलहाल इतना ही। अभी आप देखिए इसको, कल मिलते हैं हम, टाइम हो गया है वैसे भी। ठीक है। हेलो 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 हेलो, अभी भी कट रही है क्या? अभी थोड़ी ठीक है सर। ओके, मैं ये कह रहा था कि इसमें अब ज्यादा नहीं बचा है देखना, इसको थोड़ा सा खुद से देख लीजिए। आगे के जितने भी इसमें ये रहे हैं ना, जो आपके उपशीर्षक, उससे कुछ खास बात नहीं आई है। सौंदर्य वाले में इंपॉर्टेंट चीजें हैं देखना, ये कथन आया हुआ है, और दूसरा कथन भी पूछा गया है। ये किस में पूछा? सीजन में, यानी कि स्थापना नर्क में ये वाली पंक्ति भी पूछी जा चुकी है। ठीक है, बाकी 9वें पे कुछ खास था नहीं, इसलिए छोड़ दिया। 10वें में जो है कविता की, इसकी जो भाषा है उसकी विशेषताएं बताई गई हैं, और ये वाला कथन पूछा गया है पहले भी। ठीक है, इसको ध्यान रख लेना, ये बहुत मोस्ट है कि नाद से कविता की क्या है गति है। इसने गोचर रूपों का अधिक विधान, ठीक है, विषय ज्यादा होने चाहिए, भाषा में पूर्ण विन्यास होना चाहिए, ये इसने कविता की भाषा मानी कि ऐसी ऐसी रखें। ठीक है, इसके साथ साथ लास्ट में कुछ नहीं बचता। आखिरी जो इसका है वो है कविता पर अत्याचार और कविता की आवश्यकता। तो उसको आप जो है किससे देखें, उसको जो है आप अपनी है देखना, उसमें दिया हुआ है। तो ज्यादा लंबे नहीं है वो, लास्ट के 11वां और 12वां और 13वां जो है इस देखिए। बाकी अलंकार भी इसमें आता है, अलंकार से संबंधित काम की है ना। आपके काम की जो चीजें हैं वो फिलहाल इतनी है। निष्कर्ष रूप से कि इस निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया है कि में इसने कवि विचार के जो भाव और साथ ही साथ जो है काव्य की उतार जरूर रही है। ठीक है, जो मार्मिक चीजें हैं, चीजों को इस साहित्य किया कि साहित्य हर एक चीज के ऊपर हम लिख सकते हैं। आप कि काव्य प्रयोजन पर भी इसने विचार किया, यानी कि कविता के हर एक पक्ष को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निष्कर्ष रूप में आप यही इसमें, ठीक है, और बुद्धि और कल्पना इन दोनों का बीच में हुआ है। ठीक है, इतनी चीजें हैं, इन बातों को ध्यान में, काम की चीज और मेरे हिसाब से कोई है पूरा तभी समझ में आएगा जब जो है आप इसको एक बार खुद से पढ़ेंगे।